नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आतंकी मसूद अजहर के चीथड़े कैसे उड़ेंगे, हाफिज सईद के 10 टुकड़े कैसे होंगे। आज हिंदुस्तान ने इसका एक डेमो लॉन्च किया है। भारत ने आज फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कामयाब फ्लाइट टेस्टिंग कर ली। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो टॉप अटैक मोड में मूविंग टारगेट्स, मतलब किसी भी टारगेट को चलते चलते मार सकती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित यह मिसाइल दुश्मनों के बैटल टैंक्स के साथ साथ किसी भी तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट को तहस नहस कर सकती है। दिन हो रात हो, यह मिसाइल दोनों वक्त तेज और बिल्कुल सटीक हमले करेगी। इस मिसाइल को ट्राइपॉड मतलब 3 पैरों वाले स्टैंड के साथ साथ मिलिट्री व्हीकल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल की कामयाब फ्लाइट टेस्टिंग के साथ ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। कमेंट्री शुरू हो गई है कि हिंदुस्तान कहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन तो लॉन्च नहीं करने वाला है। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर में टारगेट सेट है। तो क्या अब फायर एंड फॉरगेट इसी वक्त काम आएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। मसूद अजहर के चीथड़े ऐसे ही उड़ेंगे, हाफिज सईद के टुकड़े टुकड़े ऐसे ही होंगे। हाफिज लाहौर से निकलेगा तो ऐसे ही फटेगा, मसूद बहावलपुर से निकलेगा तो ऐसे ही मरेगा। यह हिंदुस्तान की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग हो गई है। टारगेट पर स्ट्राइक की 100% गारंटी है। तस्वीरें आज ही आई हैं। 1-0 मोदी ने भी नई वार्निंग दे दी है। जर्मन चांसलर की मौजूदगी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2 की चेतावनी जारी कर दी है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। क्या नरेंद्र मोदी फैसला ले चुके हैं? अजित डोवल कौन सा प्लान रेडी करके बैठे हैं? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किस ऑर्डर का वेट कर रही हैं? Hello all stations, Bravo 1, move. क्या एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा। किए बिना कुछ नहीं होता। लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है, इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। एनएसए अजित डोवल ने क्यों कहा कि मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा? इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने यह क्यों कहा कि भारत पाकिस्तान की अगली भिड़ंत आर या पार की होगी? हिंदुस्तान के तेवर देखकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है? रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में कितना डर पसरा है? भारत हमला कर देता है, आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को माशी तौर पे इतना मजबूर कर लिया जाएगा कि जो हमला करके फैसले करवाने हैं वो सारे करवा लिए जाएंगे। तो क्या जर्नलों को अदराक है कि हम कितने बड़े बहरान का शिकार होने वाले हैं? अल्लाह ना करे। वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा। एंड माय सेंस इज कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। खत्म नहीं, पॉज किया। मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वो खत्म नहीं हुआ, तो या तो वो कहते ना खत्म हो गया तो बात खत्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। वन ऑफ द रीजंस कि मैं ये कहता हूँ कि वो करेंगे इस वो करें या ना करें, आज करें या कल ना करें या परसों ना करें, हमें हर वक्त यही अजम्पशन रखनी चाहिए। मुनीर के मुल्क में इस वक्त कितना पैनिक है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। एलओसी के बेहद करीब पाकिस्तान ने ना सिर्फ जैमर्स लगा रखे हैं, बल्कि दिन के वक्त पाकिस्तानी एसएसजी और आतंकवादियों के फॉरवर्ड बेस के साथ साथ सिविलियंस को भी ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और रात के वक्त मुनीर ड्रोन भेजकर भी टो लेने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले की हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। नौशेरा सेक्टर के अलावा राजौरी, सांबा और पुंछ जिलों में भी एक के बाद एक कई ड्रोन देखे गए, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखाई देते ही भारत की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स कुछ ही मिनटों में इंडियन एयर स्पेस से भाग खड़े हुए। पाकिस्तान मान कर बैठा है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और यह बात सही है क्योंकि मुनीर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी टेरर अटैक की साजिशें रच रहा है, और इसका खुलासा आतंकवादी मसूद अजहर के एक ऑडियो क्लिप से हुआ है, जिसमें उसने क्लेम किया है कि जैश ए मोहम्मद के पास एक नहीं 1000 नहीं उससे ज्यादा फिदाइन हमलावर रेडी हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। यानी एक तरफ आतंकी मसूद अजहर है जो फिदाइन दस्ते को भेजने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी है जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी फौज से लश्कर का कनेक्शन स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि मुनीर जो कहता है लश्कर वही करता है। सैफुल्लाह कसूरी भी ये मान रहा है कि पाकिस्तानी फौज के ऑर्डर पर ही लश्कर के आतंकी मारे गए आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौजियों के जनाजे में फातिहा पढ़ने जाते हैं। पाकिस्तान का दिफा करते हुए कोई भी अगर वो वतन का दिफा करते हुए जख्मी होता है, फिर मौत से 2-4 होता है, इंशाअल्लाह हमारे पास दलाइल है, वो शरीयत के हां, अल्लाह के दीन के हां, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारे ये शहीद है, हमारा ये फख्र है। और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना है। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हों।
उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है, उसके कदमों से जमीन निकल रही है, उसको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है, वो अपने आप को ये समझता है कि अब आने वाला वक्त मेरा नहीं है और इंशाअल्लाह नहीं है। आने वाला वक्त, आने वाला कल, मेरी बात खूब अच्छी तरह समझ लो, इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। लश्कर के आतंकी ने कैमरे पर जो कहा उसका सबूत आपके सामने है। सैफुल्लाह कसूरी भी पाकिस्तानी फौजियों के जनाजे में फातिहा पढ़ता है। इस वीडियो में आप कसूरी और पाकिस्तानी फौजियों को साफ साफ देख सकते हैं। और इसके एवज में मुनीर लश्कर तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद तक सबके टॉप आतंकवादियों को फुल वीवीआईपी प्रोटोकॉल देता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी में लश्कर और जैश के ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान की सड़कों पर अपना काफिला लेकर निकलते हैं और अब इन काफिलों को टारगेट करने का वक्त करीब आ गया है। हिंदुस्तान ने अब की बार जो 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग की है, वो किसी भी मूविंग टारगेट को निशाना बनाकर उसके परखच्चे उड़ा सकती हैं। भारत में ही बने फायर एंड फॉरगेट MPA TGM में इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर यानी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तैयार लगा है, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम लगा है, फायर कंट्रोल सिस्टम से लेकर वॉरहेड और हाई परफॉर्मेंस साइटिंग सिस्टम तक इसमें दुश्मन के परखच्चे उड़ाने वाले सारे सिस्टम मौजूद हैं। NSA अजित डोवल ने भी कुछ घंटों पहले यही हिंट दिया है। तो क्या आतंकवादियों के चीथड़े उड़ने का वक्त सच में करीब आता जा रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है और इसका डर पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है। क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब बैठे रह जाएंगे और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि रिवेंज जो है ना वो अच्छा लफ्ज नहीं है, बट वी हैव टू अवेंज आवर हिस्ट्री। तो बेसिकली मोदी साहब के दिमाग में उन्होंने ये चीज डाली है कि यू हैव टू ले फाउंडेशन फॉर अ लॉन्गर बैटल। मोदी साहब लगे तैयार बैठे, कहते मैं छड़ने ही नहीं है ना सारे, वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए ना, कहते मैं छड़ने ही नहीं है ना, मैं भाड़ लेना सारे। ठीक है, तो इसका क्या करना है? व्हाट टू डू ऑफ दिस? मोदी साहब तो अलर्ट है। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इंडिया विल नॉट बी द इंडिया, वो दबा हुआ इंडिया नहीं होगा। सो देयर इज अ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंडिया है, पावर होगी। ये जो नैरेटिव है मैं समझता हूं ये बेसिकली, और आपको पता है, मैं वैसे मेरी जाती राय इसमें मैं आपको बताता चलूं कि
डॉक्टर जो अजीत डोभाल साहब हैं, अजीत डोभाल साहब ही बेसिकली सारे का सारा जो ब्रेन है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। मोदी साहब जो चाहते थे, डोभाल साहब ने उसको प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करके बताया। जो मोदी साहब सोच रखते थे उसको उन्होंने बेसिकली उनको फ्रेम करके बताया कि हमें करना क्या है। तो उनका टारगेट ना बरतानिया है ना उज्बेकिस्तान है, टारगेट क्या है? पाकिस्तान है। कि आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 36 का आंकड़ा रहा है। और अब एक बार फिर जी जो आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर जो है दोनों के बीच में डिशिंग 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 जी हाँ क्लैशेस चले और अब वो क्लैशेस जो है वो खत्म हुए। उसके बाद जैसे तैसे भी अभी सिचुएशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। भारत की तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इस बार संभावना काफी ज्यादा है कि हिंदुस्तान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। और ऐसा क्यों है, इसकी दो वजह आप मसूद अजहर के ऑडियो क्लिप और लश्कर के सैफुल्लाह कसूरी के वीडियो में देख चुके हैं। तीसरी वजह इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाघ इलाके की हैं, जहां लश्कर-ए-तैयबा रिहायशी इलाकों में अपना नया टेरर कैंप बना रहा है और इसके लिए बाकायदा डोनेशन भी मांग रहा है, जैसा कि आपको इस वीडियो में सुनाई भी देगा। सुनिए लश्कर का आतंकी कैसे डोनेशन मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, ये जामा मस्जिद कुबा बाईपास रोड बाग है और इसका जो एक बहुत बड़ा मरहला था बीमों का वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद अब ये शटरिंग लग रही है, ये तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं भाई, आपके सामने काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब छत भी डलेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा एक मरहला छत का बाकी है और इसके साथ साथ इस तरफ ये खस्ता हाल वाशरूम और ये वुजू खाना, तो ये सारी चीज़ तामीर होने वाली है। इसके लिए कम से कम 7 टन सरिया और 20 सैकड़े रेत, 20 सैकड़े क्रश और तकरीबन 600 बोरी सीमेंट हमें ज़रूरत है इमरजेंसी। तो भाइयों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने पहले तामन किया है, इस तरह मजीद तामन करके जन्नत में अपना घर बनाएं और अल्लाह के इस घर को लाजमन और अर्जेंट तामीर करने के लिए तामन करें। पाकिस्तान पर भारत के प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की एक चौथी वजह भी है और वो वजह है बांग्लादेश में लश्कर और जैश के आतंकियों की बढ़ती गतिविधि। और यह कबूलनामा भी लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने ही किया है। कैमरे पर पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती के किस्से सुनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेके न पाकिस्तान बचने वाला है न बांग्लादेश। जंग के हालात में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम धरा का धरा रह जाएगा। मुनीर और उसके आतंकी लाख कोशिश करके भी बच नहीं पाएंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत का जो बाकायदा आगाज़ हुआ है, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस मौका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को और उनकी हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करती है। हम आपस में भाई हैं, हमारा कलमा एक है, हमारा नज़रिया एक है, हमारा अकीदा एक है। तो इस मौका पर नहायत काबिल तहसीन है तजारत का बाकायदा आगाज़ होना। ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए नए उफ़्क़ तराश होंगे और नई कुर्बतें और उसकी राहें इंशाअल्लाह हमवार होंगी। हमारे दुश्मन ने हमें
अब आपसी जुदाई के मौका पर यह गाली दी थी कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। आज ये नारा अपनी मौत आप मर गया और नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद पर दोस्ती ये अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर परवान चढ़ रही है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला दोनों मुल्कों को और करीब आने की तौफीक अता फरमाए। एक सोच, एक फिक्र, एक नजरिए पर आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। इसीलिए हमने अभी तक इंडिया के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो नहीं साइन की। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि साइन करे कि जी आप आप पहले नहीं होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए। दुनिया ने आपस में साइन किए हुए बहुत से मुल्कों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक यू और लॉन्च और लॉब न्यूक्लियर बॉम्ब। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन। अगर हमारे पे अटैक आती है कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ जो हम नहीं विथस्टैंड कर सकते, बट दैट इज ओनली बिकॉज द थ्रेट इज फ्रॉम इंडिया। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका की सेनाएं इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 एक्सरसाइज कर रही हैं। तस्वीरें बस चंद घंटों पहले की हैं, लेकिन ये तस्वीरें आने के बाद अब खुद पाकिस्तानी मानकर बैठे हैं कि अमेरिका सिर्फ उनका उल्लू बना रहा है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ट्रंप मुनीर को धक्के देकर बाहर कर देगा। रही बात भारत की, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपनी भूल सुधार की शुरुआत कर चुके हैं। भारत में अमेरिका की राजदूत ने कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती सच्ची है। गुड मॉर्निंग मिशन इंडिया। दोनों में कुछ विषयों पर मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं। और ट्रेड डील पर भी अमेरिकी राजदूत ने आज ही क्लैरिटी दे दी है। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए। मोदी बात ईरान की। ईरान में खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर तमाम शहरों में खामेनेई की फोर्स गोलियां बरसा रही है। ईरान के अस्पतालों और शहरों में सैकड़ों की तादाद में शव पड़े हुए हैं। अमेरिका ने इस कत्लेआम पर ईरान को बहुत सख्त चेतावनी दी है और ईरान ने पलटवार की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। चीन ने अमेरिका को ईरान से दूर रहने की हिदायत देकर ट्रंप को और भड़का दिया है। खाड़ी में किसी भी पल कोई बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने मेक्सिको और क्यूबा की भी घेराबंदी कर दी। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका में तनातनी बढ़ी ही हुई है। आज की पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट यहां देखिए। खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। तेहरान के अस्पताल लाशों से पट गए हैं। पब्लिक सरकारी इमारतों को आग लगा रही है। प्रदर्शनकारी मस्जिदों को फूंक रहे हैं। खामेनेई की पुलिस को जिंदा जलाया जा रहा है।
बैंकों को फूका जा रहा है। बसों, मेट्रो को आग लगाई जा रही है। इस्लामिक झंडे को फाड़कर फेंक दिया जा रहा है। शेर और सूर्य वाला झंडा ईरानी लहरा रहे हैं। ईरान के 190 शहरों में आंदोलन की आग लगी है। 110 शहरों में खूनी संघर्ष चल रहा है। आंदोलन को कुचलने के लिए अब तक 3000 से ज्यादा निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए ईरान की इस्लामिक हुकूमत अपने ही लोगों पर किस तरह गोलियां चलवा रही है। तेहरान की सड़कों पर नाराज प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खामेनेई के IRGC और बासिस फोर्स आती है, दनादन गोलियां चलानी शुरू कर देती है। ईरान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धू धू कर जल रही हैं। 26 से ज्यादा बैंक प्रदर्शनकारियों ने जला दिए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रंप 15 दिन में 10 बार खामेनेई को चेतावनी दे चुके हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो अमेरिका युद्ध में उतर जाएगा। ट्रंप की हर चेतावनी के बाद खामेनेई ने और ज्यादा गोलियां चलवाई। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की शुरुआत राजधानी तेहरान से हुई। 15 दिन में यह सिलसिला 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गया। खामेनेई के डायरेक्ट ऑर्डर पर IRGC और बासिस फोर्सेस ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ईरान में लाशों का ढेर लग गया। अस्पताल और मॉर्चरी लाशों से पट गई। यह तेहरान की फॉरेंसिक मेडिसिन की मॉर्चरी है, जहां जगह जगह लाशें रखी हुई हैं। सैकड़ों लोग यहां रोते बिलखते अपने घर वालों की पहचान के लिए आ रहे हैं। ईरान की खामेनेई हुकूमत 15 दिन में करीब 3000 लाशें गिरा चुकी है। आंदोलन को ताकत के बल पर रौंदने के लिए सिर्फ एक दिन में 250 लोगों का कत्ल करा दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने 540 मौतों की पुष्टि की है। 110 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। पुलिस की गोलीबारी में मरने वालों में प्रदर्शनकारियों के अलावा बैंक कर्मचारी, सुपरमार्केट में काम करने वाले, अपने घरों की छतों पर खड़े आम ईरानी भी हैं। किसी को दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई, किसी को सुपरमार्केट में जाते वक्त। खामेनेई जितना आंदोलन को गोली के दम पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन की आग उतनी ही ज्यादा भड़क रही है। IRGC और बासिस फोर्स की अंधेरगर्दी से परेशान जनता अब बदला लेने पर उतर आई है। बाइक और पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों को जिंदा फूंक दे रही है। आंदोलन को सपोर्ट कर रहे कुछ ग्रुप्स ने गन का जवाब गन से देना शुरू कर दिया है। कस्बाई क्षेत्रों में जहां पुलिस घर घर जाकर नौजवानों को अरेस्ट कर रही है, वहां छुप छुप कर पुलिस पर फायरिंग की जा रही है। 28 दिसंबर को आंदोलन तेहरान की बाजार से शुरू हुआ था। तेहरान अब भी जल रहा है। बाजार से लपटें अब भी उठ रही हैं। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से नाराज ईरानी बैंकों को आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 15 दिन में 26 से ज्यादा बड़े बैंक फूंक दिए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ईरान में अब सरकार समर्थक और सरकार विरोधियों के बीच भीषण स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। सरकार समर्थकों को पकड़ पकड़ कर जनता पीट रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि खामेनेई की पुलिस कब तक गोलियां चलाएगी। सच है बरखुर्द खशेन। अब से पुलिस स्थिति को लेकर हिंसक अशांति मान रही है और हिंसक दंगाइयों से सख्ती, तेजी और बलपूर्वक निपटेगी। प्रदर्शनकारियों को ये भी समझना चाहिए कि हिंसक उकसावे वालों के साथ खड़े होकर वे खुद भी उन्हीं के द्वारा की गई हिंसा के शिकार बन जाते हैं। तमरीन शुदे व दस्तूर गिरफ्ते است।
खामेनेई के इस्लामिक रिजीम की बर्बरता से भड़की अवाम अब पुलिस को पकड़कर पीट रही है। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें तेहरान की हैं। कराच शहर पर भी पब्लिक बेहद गुस्से में है। खामेनेई की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ईरान की मुस्लिम जनता इस्लामी शासन से इस कदर चिढ़ गई है कि वो अब मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, करमनशाह, रश्त, तबरीज, इलम और जाहेदान जैसे शहर खामेनेई के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों को इजरायल का एजेंट बता रही है। معترض ما قبول داریم ما نگرانی ها اونا رو قبول داریم विरोध करना लोगों का अधिकार है और हमें उनकी शिकायतों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन अशांति फैलाना, सार्वजनिक जगहों पर हमला करना, मस्जिदों में आग लगाना और ईश्वर की किताब को जलाना ये साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की साजिश है। लोग इसे देख और समझ सकते हैं। ये वही इजराइल है जो इंसानियत की बात करता है, जबकि उसी समय इंसानों पर इतना दुख और पीड़ा थोप रहा है। بازاری چه گناهی کردیم میام अब सवाल उठता है कि क्या खामेनेई को ट्रंप एक आखिरी मौका देंगे या फिर अमेरिका वही करेगा जो मिडिल ईस्ट में वो करता आया है, मतलब ईरान में ट्रंप बारूद बरसाएंगे। अमेरिका के जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ आने शुरू हो गए। ट्रंप फिलहाल सीधा हमला करने की बजाय खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए दूसरे तरीके आजमाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें खामेनेई सरकार के ठिकानों पर साइबर अटैक करना, IRGC के सिस्टम को साइबर अटैक से बर्बाद करना, ईरान के एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाकर उन्हें और कमजोर करना, स्टारलिंक की कनेक्टिविटी देकर प्रदर्शनकारियों की मदद करना शामिल है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. अमेरिका अभी ईरान पर बड़ा हमला नहीं कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में अभी उसका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिसमें उसका वायुसेना विंग और लड़ाकू जहाज स्ट्राइक ग्रुप शामिल हो। दूसरी तरफ ईरान की तैयारी पूरी है। वो खैबर मिसाइलों का जखीरा तैनात कर चुका है। अगर अमेरिका से हमला हुआ तो ईरान एक साथ 500 खैबर मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर दागकर बड़ी तबाही मचा सकता है। ईरान की खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1.5 टन का वॉरहेड गिरा सकती है। पूरा इजराइल इसकी रेंज में है। जून में हुए 15 दिन के युद्ध में ईरान की खैबर मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की कमजोरी पकड़ ली थी। इसके अलावा ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जब तक अमेरिका उत्तर अटलांटिक महासागर, साउथ चाइना सी और कैरेबियन सी से अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट के आसपास लाकर नहीं लगाता, तब तक ईरान पर बड़ा हमला करने की नहीं सोच सकता। ईरान के साथ चीन और रूस हैं, इसलिए अगर अमेरिका ने यहां युद्ध छेड़ा तो लड़ाई बहुत विध्वंसक हो सकती है।